अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद, मैं फ़हीम भट्टी। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की जीनत बनने वाला 1973 का आइन 1974 में उसमें पहली दफ़ा तरमीम आई, और ये जो आइन आया ये जीनत बना और इसका जो सेहरा है वो जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर। और 74 में जो पहली तरमीम आई वो ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश के तौर पे तस्लीम कर लेना है। उसके बाद सिलसिला चलता रहा और फिर ज़बान से दयाम आने वाली 18वीं तरमीम, उसका भी सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर ही सजा। और 18वीं तरमीम के बाद अब अवाम में, हुकूमत में, अपोजिशन में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं दो तीन मुसव्वदे। वो हैं 26वीं आइनी तरमीम, मुजव्वज़ा 26वीं आइनी तरमीम, जो कि करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, अपने अलायंस के साथ, जिसमें MQM भी शामिल है। अब तरीकाकार ऐसा हुआ कि हुकूमत ने डिस्कस ही नहीं किया पार्लियामेंट में। हुकूमत ने अपने सेनेटर्स, अपने मिनिस्टर्स को, वज़रा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और इसके साथ साथ जो अलाइंसेस हैं वो तो बहुत दूर की बात है कि उनसे वो शेयर करते हैं कि क्या तरामीम हम लेके आ रहे हैं। लेकिन जब किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक का मुसव्वदा जब आउट हो गया, पब्लिक हो गया, सहाफ़ियों के पास आ गया, तो फिर उस पर रिजर्वेशन शो कर दी पीपल्स पार्टी ने भी, MQM ने भी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी, और मुतादिद जमातों ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में कॉमन परसेप्शन ये है कि कदरे मैच्योर पार्टी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में, और जमहूरियत पसंद पार्टी है, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी है, भुट्टो साहब की कुर्बानी, बीबी शहीद की कुर्बानी। अब जब मामला सामने आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ क्यों दे रही है, वो क्यों फजलुर रहमान साहब को बिलावल साहब जाके मना रहे हैं, इससे पहले कि वो पार्लियामेंट में उस पर कोई बहस होती और उस दौरान वो मनाते, कन्विंस करते। तो कुछ बयानात भी हैं जिन पर सवालात मज़ीद उठते हैं। अब जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया, कहते हैं कानून साजी हमारा हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। और जो बैरिस्टर अकील साहब हैं, जो कि वज़ीर आज़म साहब के मुशीर हैं, वो कहते हैं वसी तर इत्तफ़ाक़ राय के बगैर आईनी तरामीम पेश नहीं करेंगे। यानी कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो पेश हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, या जो मुशीर हैं उनके साथ। फिर इसके अलावा बिलावल साहब ने बयान दिया, मौलाना की कोशिश है आईनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो, एक दिन और इंतज़ार करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बिलावल साहब उस पार्टी के चेयरमैन हैं जिसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत की खातिर, और ये तो डिबेट, डिस्कशन 18वीं तरमीम पे कितना अरसा डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, ये क्यों स्पोक्स पर्सन के तौर पे मौलाना साहब का जो पैगाम है वो नशर कर रहे हैं या फिर बयान कर रहे हैं। तो इन सारे मामलों पे बात करेंगे। और फिर कमर ज़मान कायरा साहब, उन्होंने PDM के हवाले से 6 जनवरी 2022 पे एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि PDM हमारे जाने के बाद ख़त्म हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में अगर हुकूमत वक्त मुश्किल में पड़ गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा बयान आ सकता है कि हमारे छोड़ने के बाद हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई या घर चलेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से हुकूमत और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे आपके पास सिर्फ आइनी होते हैं, ठीक है, वो हमें साथ बात समझ आती है, क्या यही तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी में क़यादत ने जमहूरियत के लिए हमेशा से स्ट्रगल की, और यही उनकी टीचिंग्स थी अपनी पार्टी के लिए? आज जिस मौके पे हुकूमत तरामीम करने जा रही है उसको पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं लाया गया, वज़रा कहते हैं हमें पता नहीं है, वाडा साहब का बयान आपने सुन लिया। खबर ये भी है कि 3 सेनेटर्स हुकूमती जो हैं वो जब पूछते हैं, सवाल करते हैं क़यादत से, तो उनको कहा जाता है आप खाली वोट दें, आप मुसव्वदे की बात ना करें। वो नाराज़ होकर अपने कमरों में चले जाते हैं, मोबाइल ऑफ कर लेते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी पेश क्यों है? आपका क्या ख्याल है पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हुकूमत एक दुरुस्त कदम उठा रही है, आइनी अदालत बनाने का ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने देखा था और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था, अदालत के जजेस की तादाद बढ़ा के लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, ये हमने बहुत पहले पीपल्स पार्टी ने ये ख्वाब देखा और उस पर कोशिश की थी। आज अगर उस पर अमल दरामद हो रहा है और पीपल्स पार्टी समझती है कि ये पाकिस्तान के आज की ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? कहाँ से उसको ताकत ड्राइव करनी चाहिए? अपने फहम से, अपनी सियासत से, पाकिस्तान के अवाम से।
सो पीपल्स पार्टी वो कर रही है जिसको वो दुरुस्त समझती है। तो कायरा साहब, असल जो एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, बाकी जमातों को भी, एतराज़ ये तो नहीं हो रहा कि आप आइनी तरामीम में क्यों साथ दे रहे हैं। एतराज़ जो है वो तरीक़ाकार पे हो रहा है। आप नहीं समझते कि हुकूमत को ये मामलात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लाने चाहिए थे, उस पर बहस होती, वहाँ पे डिस्कशन होती, वहाँ पे फजलुर रहमान साहब को आप बनाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाते, डिटेल से बयान किया जाता, उसके बाद कंसेंसस होता, और मेरी नाकिस राय के मुताबिक शायद आसान होता हुकूमत के लिए उस वक्त कन्विंस करना सबको, ना कि जो तरीक़ाकार अब इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, आपका हुस्न ज़न है, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसा हो, लेकिन हमारी साइड पे तजर्बा ज़रा इससे मुख्तलिफ है, और लेजिस्लेशन और वो भी आइनी तरामीम एक मुश्किल काम होता है। आप याद कीजिए, आपने जिक्र किया इंट्रो में 18वीं तरमीम का। जी हाँ। 18वीं तरमीम पे कोई 8-9 महीने एक बंद कमरे के अंदर ऑन ओथ डिस्कशन हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तरामीम थी, और जो मार्शल दौर में आइन का हुलिया बिगाड़ा गया था उसको दुरुस्त सिमत में करने के लिए और एक लार्जर कंसेंसस बिल्ड करना था, तो उसके लिए 8-9 महीने एक बंद कमरे में ऑन ओथ डिस्कशन हुई, किसी को पता नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूँ कायरा साहब के 100 के करीब तरामीम थी और कई महीने लगे, मल्टीपल डिस्कशंस हुई, लेकिन अब ऐसी जल्दी क्या लगती है आपको? आपको क्या समझ आ रही है? क्या हुकूमत को अर्जेंसी है, या पीपल्स पार्टी भी उसमें साथ क्यों दे रही है? आपका पहला सवाल मैं जरा एड्रेस कर लूं। जी जी। आपने पूछा कि ये पार्लियामान में क्यों नहीं ले किया पहले, ठीक है, उसके बाद इसको करना चाहिए। जी। हमारा तजर्बा आपके तजुर्बे से बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन हमारा तजर्बा यह है कि बजट डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हुकूमत आखिरी वक्त तक छुपा के रखती है, कोशिश करती है कि ये आवाम के सामने ना आए। क्यों? इसलिए कि अगर ये सामने आ गया मुसवदा तो कुछ चीज़ों पे टैक्स लगने हैं, कहीं से रिलीफ होने हैं, उससे लोग नाजायज़ फ़ायदे उठाएंगे और उसके खिलाफ एक नाजायज़ डिबेट शुरू हो जाएगी। तो पहले उसको ले कर लें, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है। लेकिन आपके यहाँ एक रेस लगी होती है चैनल्स की, मीडिया की, और ये मुकाबला जीतने पे फ़ख्र का ऐलान किया जाता है कि सबसे पहले फलां चैनल ने वो मुसवदा हासिल कर लिया, हालांकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो इलीगली हासिल किया और उसको चला दिया। यही कुछ यहाँ भी होता है। और आज के सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया के इस दौर में आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। यकीनन ये ले होगा, उससे पहले इसका एक प्रोसीजर है। ये पहले कैबिनेट से पास होगा, कैबिनेट की मीटिंग में, उसके बाद ये हाउस में ले होगा, हाउस में इस पर डिबेट होगी, फिर कौमी असम्बली से निकल के सेनेट में जाएगा। ये एक वादे तरीका है, इसी तरह होगा। लेकिन हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि अपने साथियों को, और जो साथ नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, बाकी उनको इस बात पे कायल किया जाए कि आइए देखिए, उनके साथ वो सीक्रेटली या वो चंद लोगों के साथ बैठ के वो मुबाहिसा या वो चीज़ें शेयर कर रहे होंगे यकीनन, और उनको कायल कर रहे होंगे। लेकिन यही एक तरीकाकार होता है। और कायरा साहब, आपने ठीक है, आपने जिक्र किया, आई एग्री, आपने जिक्र किया कि चूंकि हमारा जो मीडिया, ख़ासतौर पे प्राइवेट मीडिया, इतना मैच्योर नहीं है जितना दुनिया भर में है। अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल मीडिया के साथ, उनको वक्त हो गया है। लाइक वाइज हमारी जमहूरियत, तो जो साफ़ी होता है वो तो लीगल तरीके से अगर एप्लीकेशन दे के दरख्वास्त दे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लेना चाहेगा कुछ भी, तो वो तो उसको कभी नहीं मिलेगा। वो सहाफ़त में खबरें तो ऐसी निकालनी पड़ती हैं, इसे तो आप एग्री करेंगे। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हुकूमत पब्लिक इंटरेस्ट में कंसील रखना चाहती है एक खास वक्त तक, उसको अगर आप लेके और पहले शाया कर देते हैं और पहले उसका ऐलान कर देते हैं, तो जरा गौर कीजिए आप क्या कर रहे हैं। बाय द वे कायरा साहब, देने वाले होते तो सियासतदान ही है ना जो पार्टी। जी मेरे साथ मिलके आप जुर्म करें तो आपका जुर्म खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन जुर्म तो जुर्म रहेगा ना। ठीक है, ये तो नहीं है कि सियासतदान ने किया तो माफी हो गई। ठीक है, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ये एक जुर्म है कि अगर साफ़ी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लीक कर देता है, ऑन एयर कर देता है, जो कि कोई भी पार्टी। यार एक बात सुने, जेनेरिक बात करें, बाल की खाल नहीं उतारते। अगर आप इस पे बहस करना चाहते, मुझे कोई एतराज नहीं। आपके सवाल के जवाब में मैंने रेफरेंस देते हुए कहा कि उस डॉक्यूमेंट को जिसको गवर्नमेंट कंसील करना चाहती है, उसको भी डिबेट करा के उसके लिए गवर्नमेंट के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो एक वक्त में जब स्पीच होती है वो ज्यादा बेहतर होता है। यही तरीकाकार आइन के अंदर है और हम इस प्रैक्टिस से आपसे बेहतर जानते हैं। जी ठीक है, पॉइंट टेकन।
अब ये बताइए कारी साहब, जाहिर बात है कारी साहब, आपको मैं आपको बताता जाऊं कि हम आपके बचपन से बड़े फ़ैन रहे हैं, आपके हम बड़े दाई रहे हैं, आपसे मैंने सर्टिफिकेट्स भी लिए हुए हैं अपनी पढ़ाई के दौर में, तो यू नो मोर देन अस। अच्छा, अब ये बताएं कि जो आप हमारी नई नस्ल हैं और हमारे लिए बड़ा काबिल फख्र हैं। बहुत शुक्रिया। नई नस्ल में आप अगले आने वाले वक्त के लोग हैं, हम तो अपना वक्त गुजार बैठे। अच्छा कारी, अल्लाह आपको आपकी उम्र दराज करे। अच्छा, ये बताएं कि जो आईनी अदालत है, अब जहांगीर खान जदून साहब कल हमारे साथ मौजूद थे, तो उनकी राय के मुताबिक जो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने उनसे कहा जदून साहब ये बताएं कि जो आइन की तशरीह आइनी अदालत करेगी, क्या उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया जा सकता है, या इवन सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं। तो अगर ऐसा है तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा सेकंड पैरेलल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अगर कोई उसमें कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी शिक रह गई है जिस पे मजीद इंप्रूवमेंट की जा सकती है, कोई प्लस माइनस हो सकता है, इंसान है ना, गलती हो सकती है, इसलिए तो अभी तक 73 के आइन में मल्टीपल तरामीम हो चुकी हैं हालात को मद्देनजर रखते हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कहीं रेक्टिफाई किया जा सकता है? आंसर इज नो। बट उसी उसका अदालत सवाल, में उसका रिव्यू जवाब फाइल में किया जा सकता है सर, लेकिन वो उसी लोअर कोर्ट से अदालत काम के शुरू अंदर होता है। जवाब देखिए, मेरे अजीज, सवाल ये होता है कि हुकूमत लोअर कोर्ट से कल के चीज चल के होते हैं नॉर्मल लोगों के केसेस, सिविल एंड जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो आईनी केसेस होते हैं ना, जो आईनी अदालत सुनेगी, वो केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अंडर 199 और 184 वो उसमें दायर किए जाते हैं, और वो आईनी केसेस वहां जाएंगे। बट रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन तो होती है ना। मेरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके भी अंदर भी रिव्यू पिटिशन रख लेंगे ना। ये अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ठीक के है, लेवल की अदालत है। ठीक ये है, पहले इसको समझे कि ये कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है। ठीक है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दो हिस्से करके एक को ये कहा जाए कि ये जो 55-60 हजार केस पड़ा हुआ है लोगों का, जिसमें उनकी अपीलें हैं, जिसमें जदादों के केसेस हैं, जिसमें लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके फैसले हैं, जिसमें हुकूमत का अरबों सैकड़ों अरब रुपए के स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं, ठीक है, इन सारे केसेस को वो अदालत देखे। और जो आईनी केसेस हैं जो 199 के तहत और आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली दाखिल होते हैं, हाई कोर्ट, वो जो है उसके लिए अलग कोर्ट बना दी जाए। ये एक ख्वाब था, उसका ख्याल है। ठीक है जी। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो जाता है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। अच्छा कायरा साहब, ये बताइए, जो बिलावल साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मौलाना की कोशिश है कि आइनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो, एक दिन और इंतज़ार करना पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझते हैं कि बहुत बेहतर होता कि ये मौलाना साहब की बजाय बिलावल साहब की तरफ से ऐसा बयान आता, वो कहते कि हमारी कोशिश है कि आइनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो, एक दो दिन या हफ्ता इंतज़ार करना पड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंप्रेशन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, इंप्रेशन ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी हेस्ट में है जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सपोर्ट करें। पार्टी को वो काम करना है जिसको पीपल्स पार्टी दुरुस्त समझती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन क्या सोचते हैं ये हमें नहीं देखना। आप उसको किस एंगल से देखते हैं बिल्कुल हमारी नज़र में है, लेकिन फिर भी हम वो करेंगे ना जो हमारे अपने नज़र में दुरुस्त फैसला है। पीपल्स पार्टी वो कर रही है जिसको वो दुरुस्त समझती है, और हमारा इस आइन के साथ वो रिश्ता है जो बाकियों का ज़रा कम है, सबका है, लेकिन हमारा इसके लिए उससे ज़्यादा है। और आज भी हम समझते हैं, और हमारी तारीख इस बात की शायद है कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, मौलाना बड़े सीनियर सियासतदान हैं, जय्यद आलम हैं, उन्होंने जो बात कही अच्छी बात है। हमारी नज़र में, क्योंकि बाकी तरफ से जो आप 18वीं तरमीम का जिक्र फरमा रहे हैं, उस वक्त जो हालात थे असम्बली के, आज वो नहीं है। आज इमरान खान साहब और उनकी जमात किसी इशू पे अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। इन जमातों के साथ बैठ के गुफ्तगू करने का वो अंदिया नहीं दे रहे, वो उसकी निगेशन कर चुके हैं। हाँ, हमारे मीडिया के अंदर कुछ भाई ऐसे हैं जिनका ये ख्वाब है कि, और या हम पे उनको इल्ज़ाम है कि जी आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे। हालांकि हम तो 2018 से कोशिश कर रहे हैं कि आइए कोई कंसेंसस बिल्ड करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करें, लेकिन गालियां खा रहे हैं। इसके बावजूद कि खान साहब कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मैंने इन जमातों से बात नहीं करनी, फिर भी आपका हमसे तकाजा है। सो हम ये समझ रहे हैं कि PTI तो कह रही है कि नो, हमें किसी सूरत में आईनी तरमीम के लिए नहीं जाना,
हमें एक हुकूमत की कोई बात भी नहीं माननी, लिहाजा ऐसी जिद के साथ क्या किया जाए। फिर आपके पास यही रास्ता है कि ठीक आप है। मेजोरिटी लेके आप जो तादाद चाहिए रिक्वायर्ड वो पूरी करें। और ये बात दुरुस्त है कि अगर कंसेंसस हो सके, अगर मुमकिन हो, तो उससे बेहतर क्या होगा। ठीक है, खैर नंबर्स तो अगर कायरा साहब, अगर फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब भी मिल जाते हैं, नंबर्स तो पूरे नहीं हो सकते किसी भी तरीके से, अनटिल अनलेस जब तक इलेक्शन कमीशन का वो फैसला ना आ जाए जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, एक्सप्लेन कर दिया है अपने ही पुराने शॉर्ट ऑर्डर को कि जी हम तो चाहते हैं कि जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, उन्होंने आपको अपनी अंडरटेकिंग दे दी है अपने पार्टी चेयरमैन को, तो उनको आप नोटिफिकेशन दें। अच्छा खैर, अब ये बताएं कायरा साहब कि आज क्या आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे? खैर नहीं भाई, रुक जाए, इस तरह नहीं। या कमेंट नहीं करते या उस पर जवाब देते। जी सर जी। ये नहीं होता कि आप कमेंट करके निकल जाएं जी जी और वो कंसोलिडेट सर, मैं नहीं निकल रहा जी। तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, यकीनन जब हमारे नंबर पूरे होंगे तभी वोट होगा, तभी वो बिल पास होगा। और अगर अदालत का फैसला आ गया या हमारे वोट पूरे ना हुए तो बिल्कुल हम जो चीज़ें हैं उनको पास नहीं करा सकेंगे। इसमें तो कोई भाम वाली बात ही नहीं है, इसमें क्या इशू है। ठीक है, अब मैं सवाल कर लूँ अगर आप बुरा ना मनाएं? बिस्मिल्लाह आप करें। अच्छा ये बताएं, क्या आज आप इस्लामी... मैंने बुरा पहले भी नहीं माना था, मैंने सिर्फ अच्छा, इतना कहा अच्छा कि जब भी आप कोई कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर अगले को जवाब देने का मौका देना चाहिए। ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं आई थॉट कि आप शायद इंटरेस्टेड ना हो उस पर कमेंट करने के लिए। अब ये बताइए कि क्या आज आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्योंकि अगर इस्लाम की बात करें तो चोरी डकैती, राजनी, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े चैनल्स में कहते हैं कि हम तो फाइलों के नीचे पहिए लगाते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, पटवारी के पास आए रिश्वत देनी होती है। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मिलावट वाली चीज़ नहीं मिलती? ये तो हो गया इस्लामी एस्पेक्ट। दूसरा हो गया जमहूरियत। तो जमहूरियत के हवाले से जिस तरह से माजी में हुकूमतें आई गई, जिस तरह से अलाइंसेस बने, तो मैं इलाबरेट इसलिए कर दिया कि जिस एस्पेक्ट से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ उस हवाले से, क्या आज आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान में? देखिए अजीज़म, गुजारिश ये है कि हम एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम किसी थियोक्रेटिक स्टेट में नहीं रह रहे। इस्लामी जमहूरिया तो खैर इस्लाम के तो हम करीब भी नहीं भटक रहे, ये बात तो अपनी जगह है। हम ना हम मिली तौर पे उसके करीब हैं, ना हम सोसाइटी के अंदर अखलाकी कदरों के साथ चल रहे हैं, ना हम उसके एसेंस के ऊपर अमल करने को तैयार हैं, ना मजहबी तबका, ना हम, ना आप मीडिया वाले सारे। तो ये तो इसको तो एक तरफ रखिए, इस बहस को छेड़ते हुए ये बड़ा हसास इशू होता है। आपने कंपैरिजन करा दिया मुझसे, ये मुनासिब नहीं होता कि आप अपने मजहब का सियासत के साथ कंपैरिजन कराएं। दूसरी बात यह है कि सिवाय उस इब्तदाई दौर के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इब्तदाई दौर के या चंद जो खुलफाए राशिदीन का दौर था, उसके बाद कौन सा दौर था जिसमें वो सारी बुराइयां जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं ये नहीं थी? वो सारी बुराइयां जिसका इस्लाम ने मना किया है वो नहीं थी, वो अकरबा परवरी नहीं थी, वही मेरठ का कत्लेआम नहीं था, वही बादशाहत नहीं थी जो जिसके खिलाफ इस्लाम आया था। तो बहुत सारी एक मुबाहिसे उसमें नहीं जाते। हाँ, जमहूरियत, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस तरह की हमारे यहाँ जमहूरियत है, जिस तरह के आप हैं, उसी तरह का मीडिया है, हमसे भी कोई एक्स्ट्रा तवक्को ना करे। तो जिस तरह का ये समाज है उसी तरह के हालात के तहत सियासी जमातें चल रही हैं। जितना डेमोक्रेसी को हमने चलने दिया उतनी ही सियासी जमातें मिच्योर हुई हैं। ना हम प्योरली एक एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है और मजहबी रियासत तो हम बानी, मजहब के मुताबिक तो हम अपना समाज तश्कील नहीं दे पाए, मजहबी रियासत कहाँ। ठीक है, अब कायरा साहब, वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीर हैं बैरिस्टर अकील साहब, उनका एक बयान है, उसके बाद उस जो एक राय कायम की जा रही है उसको तक़वियत मिल रही है, वो ये कि जो आइनी अदालत बनाई जाएगी उसके चीफ जस्टिस को लगा दिया जाएगा जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब। अगर चीफ जस्टिस लग जाते हैं आइनी अदालत के कोर्ट के, जो कि बज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली हमारे अदालती निज़ाम में एक डिवाइड दिखाई देता है, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी खुद स्टेटमेंट हालिया दे चुके हैं कि एक वक्त था कि बेंच देख के अंदाज़ा हो जाता था कि फ़ैसला क्या आएगा और किसकी तरफ, किसके हक़ में आएगा, किसके हक़ में नहीं आएगा। अब उस राय को तक़वियत ऐसे मिल रही है कि जो बैरिस्टर अकील साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबराह लगाने का तासुब भी गलत है, अलबत्ता मुमकिना नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। तो अब मंसूर साहब आने वाले चीफ जस्टिस,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि वो आ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल जाएगा और अभी उनको नहीं मिल रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐसे लगता है कि फायज़ ईसा साहब जो हैं वो उनके लिए बहुत बेहतर हैं। ये कितना ख़तरनाक है अदालती निज़ाम के लिए और निज़ाम इंसाफ के लिए? इंतहाई गलत बात है, इंतहाई अफसोसनाक है और ये कंटेम्पचुअस है। जो लोग अदालत के अंदर चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस को हुकूमत का हामी और मंसूर अली शाह साहब और उनके साथी जजेस को पीटीआई का हामी कह रहे हैं, वो दोनों ग्रुप्स ऑफ जजेस की कंटेक्ट कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, वो अदालत को बिल्कुल पार्शल बना रहे हैं, जो अफसोसनाक है। दूसरी बात ये कि काजी फायज़ ईसा साहब वहाँ नहीं जाने चाहिए, जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं फिलहाल इस वक्त उस बुरी सूरत हाल का जिसका आपने तज्जिया फरमाया, अगर उसके मुताबिक चीज़ों का तज्जिया करूँ तो इसका मतलब है कि अगर आईनी अदालत में काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस लग गए, बन गई अदालत फर्ज करें, और काजी साहब लग गए तो वो तो हुकूमत के साथी हो जाएंगे, फिर तो हुकूमत को आसानियाँ हो जाएंगी, बड़ा काम खराब हो जाएगा। और अगर उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब आ गए तो हुकूमत को तो ऐसा तैसा हो जाएगा और पीटीआई बड़ी आसान हो जाएगी। तो फिर दोनों का क्या करना चाहिए? जो दोनों सीनियर जजेज हैं, इन दोनों को क्या करें? जो भी लगेगा किसी एक तरफ तो उनका उस कोर्ट का जो हेड लगेगा उसके साथ तासर तो जुड़ा हुआ है ना, जिस तरह आप तजिया फरमा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो ये तो चलता रहेगा भाई। ये सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इन्हीं में से आना है ना, अगला चीफ जस्टिस भी इन्हीं में से आना है, और अगर अदालत बनती है तो अदालत में भी जज इन्हीं में से आ जाना है। ठीक है, अब ये बताइए कि आज की जो आवाम है उसका असल मसला है महंगी बिजली, गैस की फराहमी उसको मुहैया हो, तालीम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आमदनी, ये सब मामला जो है आज की तारीख तक जितनी भी हुकूमतें आईं, मैं किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं करता, वो नाकाम हुई। बड़े बड़े नारे लगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए, नून लीग ने भी दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिए। आज भी जो लाखों केसेस हैं वो मिलियंस, 2 मिलियन से ज़ायद केसेस हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो कि डेली लाइफ में एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी फेस कर रहा है। अब ऐसे में और तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल डायनामिक्स अब चेंज हो चुके हैं? आने वाले वक्त में 29-30 में जब भी इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, क्या अब अवाम जो है वो सिर्फ नारों में आएगी और पार्टीज को, अपने हल्के के इलेक्टेबल्स को वोट देगी, या फिर अब जो अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ेगी? कि पहली गुजारिश तो यह है कि दुनिया में जो ग्रोइंग सोसाइटीज़ हैं या ग्रोइंग डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे हमारे वाली मसाइल हैं। वहाँ पे बेरोज़गारी है। बांग्लादेश ने बड़ी तेज़ी से ग्रो किया, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गारी है। वहाँ भी इन्फ्लेशन है, वहाँ पे भी एक गवर्नेंस का बहरान है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा तरक्की किया, लेकिन सारे लोगों को तो रिस्क वहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी बड़े मुश्किल हालात हैं। वहाँ पे भी मेरिट की वायलेशन होती है। वहाँ पे भी जो पार्लियामान के अंदर एक इंतहा पसंद ग्रुप है, उनको अक्सरियत मिली हुई है इस वक्त। तो ये डेमोक्रेसी के हमारे इश्यूज नहीं है खाली, ये दुनिया के तमाम उन मुल्कों में जहाँ पे ये अभी स्ट्रगलिंग है, अभी हम डेमोक्रेटिक माशरे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि एक कानून बन जाने से, एक इदारा बन जाने से आपकी वैल्यूज डेमोक्रेटिक हो जाती हैं, डेमोक्रेसी आ जाती है। ये एक पौधा है जो आप नर्सरी से उठा के लाएंगे और आके लगा देंगे और पौधा लग गया, ठीक हो गया। भाई इसने ग्रो करना है, इसने इवॉल्व होना है। ये किसी कुएं में गिरा हुआ कोई शख्स नहीं है जिसको डोल में डाल के आप रस्से से बाहर निकालेंगे और सब ठीक हो जाएगा। नो, पहले इसको समझें। हाँ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, जो भी हुकूमत आती है, कोई हुकूमत लोगों को नाराज नहीं करना चाहती, भले कोई आमराना हुकूमत हो या डेमोक्रेटिक हुकूमत हो, अथॉरिटेरियन हुकूमत, कोई हुकूमत नाराज नहीं करना चाहती। हर हुकूमत चाहती है कि लोग खुशहाल हों और उनकी जय जयकार हो। जब लोग खुशहाल होंगे, हुकूमत वक्त की बड़े बल्ले बल्ले होगी, उसको क्या तकलीफ है? ये हालात नहीं, मजबूरियां होती हैं। ऐसे फैसले, ऐसे आपके सामने कदगने होती हैं जिनको तज्जिए में आसानी से क्रैश किया जा सकता है। लेकिन कायदा साहब, मैं कहता कलामी, अगर आप इजाजत दें मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, क्योंकि आपकी बात फिर आगे निकल जाएगी। जो आपने कहा कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती, तो फिर यहाँ पे मेरे ज़हन में सवाल ऐसे है कि जब आईपीपीएस का फैसला किया गया, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो नून लीग के दौर में आईपीपीएस लगे, तो वो उन्होंने उस वक्त क्या नहीं सोचा था कि हम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसके तहत हमें प्रोडक्शन किए बगैर भी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, आपका मसला ये है कि आप एक चीज को सिर्फ ऊपर से कर रहे हैं। आप इस वक्त आज लम्हा मौजूद में खड़े होकर सवाल कर रहे हैं। आप काश मुझे थोड़ा सा मौका और दे देते तो मैं आपका ये सवाल एड्रेस कर देता। जी फरमाइए। अच्छा, मुझे काले साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है कि बुरा ना मनाए, तो ब्रेक के बाद आपका जवाब ले लूं? कर
जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो जाता है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। कर रहे साहब कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त हुकूमत वक्त कोई भी, मैं पहले तो मैंने अर्ज किया कि कोई हुकूमत नाराज नहीं होना जी चाहती, हाँ, ठीक लोगों है। को नाराज नहीं करना चाहती। आपने कहा कि IPPs के फैसले किए गए, अच्छे फैसले ना करना मुल्क दुश्मनी नहीं होता। आपसे अगर सहमन फैसला, उन हालात में फैसला ऐसा हो गया जिसका रिजल्ट तवक्को के मुताबिक ना निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, अगर अल्टरनेटिव मोटिव से हुआ, किसी बुरे फैसले के आइडिया से हुआ, तो बिल्कुल काबिल गिरफ्त है। मेलिफाइड टेंशन हो तो लेकिन फिर गलत है, ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल। कानून की नजर में भी, बाकी नजरों में भी, आम दुनिया की नजर में भी ऐसा नहीं है। और कोई हुकूमत बिल्कुल लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। हाँ, उसके फैसलों से, उसके इकदामात से अगर मुश्किल हालात आ जाते हैं, या जो फोर्स ही किया जा रहा होता है कि आलमी हालात ऐसे होंगे, हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल ये होगी, हमारी करेंसी की सूरत हाल ये होगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऐसे होंगी। अगर ये आपको पता है ना कि इकोनॉमी की एक टर्म इस्तेमाल होती है कि अगर बाकी चीजें ऐसे ही रही तो ये इंडिकेटर हुए तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। जी हाँ, सब्जेक्ट टू दिस के बाकी चीजें, ये चीजें तब्दील ना हुई, जब वो ठीक तब्दील हो जाती हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ठीक है। ये बात याद रखिए कि किसी हुकूमत की नालायकी हो सकती है, उसके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन इस बुनियाद पे कि उन्होंने अवाम की फलाह के लिए फैसला ही नहीं किए। IPP के फैसले अगर उस दौर में खड़े हों, उस दौर के पाकिस्तान को देखें, इसकी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें, इसकी आलमी माली स्टैंडिंग को देखें, पाकिस्तान के क्राइसिस को देखें, तो फिर आपको समझ आएगी कि वो फैसले क्यों हुए। ठीक है, आज खड़े होके उसके 40 साल, 25 साल, 30 साल बाद आज खड़े होके देखेंगे तो आज आपको फैसले वो और तरह नजर पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि कभी मेलिफाइड इंटेंशन होती नहीं है, हुकूमत जो भी होती है वो चाहती है ज़ाहिर है अवाम खुश रहे, ठीक है। अच्छा कायरा साहब, अब ये बताइए कि कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फ्रंट लाइन में खड़े होते थे आज से कुछ साल पहले तक। इस तरह की सिचुएशन से जब भी मुल्क गुजर रहा हो, हालात या पार्टी, तो कायरा साहब फ्रंट फेस होते थे। हमने सुना था कि कायरा साहब के पास गवर्नरशिप भी आ रही है पंजाब की इसी साल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कायरा साहब, जिस तरीके से आप प्रोएक्टिव आपकी अप्रोच थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप एक अरसे तक आप फेस थे, अभी भी आपकी इंपॉर्टेंस नो डाउट कम नहीं हुई पार्टी में, बट जिस तरीके से आप मीडिया में उसको रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो उस तरह से आप नहीं सामने आ रहे, इसकी कोई खास वजह है? दो वजूहत है। एक तो यह है कि मैं मेंबर नहीं हूँ, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे चुना नहीं है, और जब आप ऐवान में होते हैं तो आप हर जगह उस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होते हैं। मेरी जमात अब भी जब कभी मेजॉरिटी फैसले करने होते हैं या अहम फैसले होते हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या कोर कमेटी के लेवल पर डिस्कशन हो, तो मैं उसका हिस्सा होता हूँ। बाकी भी लोग बड़े अहम हैं। गवर्नरशिप मुझे मेरी जमात ने हर ओहदा दिया, पहले भी मैं गवर्नर ठीक है। रहा हूँ, मैं कई वजारतों का वजीर रहा हूँ। जब मैं MNA नहीं था तब भी वजीर बना दिया था। तो क्या मेरी जमात के बाकी लोगों का ये हक नहीं है? हाँ, आपकी मेहरबानी है, आपने भी सोचा, बाकी दोस्तों ने भी सोचा, लेकिन जिस दोस्त को जमात ने ये जिम्मेदारी दी है वो भी मेरे जितना ही काबिल, मेरे से ज्यादा काबिल है। बल्कि कह रहे साहब, बल्कि बल्कि ठीक है, बल्कि सब तो इस राय का इजहार भी करते थे कि ऐसा तो होना चाहिए। ये तो खुशी की खबर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारे साहब, थैंक यू सो मच। कारे साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात।